जैसा हम सभी लोगों को मालूम है कि CAA का कानून जो है लागू हो चुका है। 2019 में कानून पास हुआ था और अभी लागू हो चुका है। चलिए कुछ बातें हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले CAA क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ये समझेंगे कि NPR क्या होता है, और NPR के बाद हम लोग NRC जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। CAA इसका मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, क्या ये पहली बार अमेंड हो रहा है? जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, कौन सा 1955 का जो एक्ट है उसको इससे पहले भी कई बार बदलाव किया जा चुका है और 2019 में आखिरी बार इसके अंदर बदलाव किया गया। और इस बदलाव में क्या हुआ कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है और हमारा जो है अफ़गानिस्तान है, यहाँ से जो भी माइनॉरिटी लोग आते हैं, माइनॉरिटी का मतलब है वहाँ के जो अक़लियत है, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वहाँ पर जुल्म व सितम से परेशान होकर अगर वो भारत की शहरी चाहते हैं तो उनको शहरियत दी जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या था? कंडीशन ये है कि वो 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए हुए हो, यानी 2014 से पहले यहाँ पर अप्लाई किए हों, यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए हो, तो उनको एक प्रोसेस के जरिए हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। अब मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? इसमें गवर्नमेंट ये कहती है जिन इलाकों की बात की जा रही है, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, इसलिए वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म सितम नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे, हम वहाँ की सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। अब इसके खिलाफ जिन लोगों ने एतराज़ात किए हैं, उनके एतराज़ात क्या है? वो मुख्तलिफ पार्टियों वालों ने इसके खिलाफ एतराज़ किया था। जैसे उनका कॉमन ये था कि भाई ये जो एक्ट है ये एक मज़हब को लेकर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, और डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना मतलब हमारा जो कानून है, हमारा जो आइन है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उलट है ये चीज़। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। इसको लेकर कई पार्टियों ने, जैसे मुस्लिम लीग हो गए या MIM हो गया, या इनफरादी तौर पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कई लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अर्जी दे चुके हैं, और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। अब इसमें CA का मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इसमें शहरियत दी जा रही है, किसी की शहरियत जा नहीं रही है। हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की शहरियत इसमें जाएगी नहीं, तो इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि CA और NRC जब जोड़ दिया जाता है तो इसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। चलो उसी को समझने की कोशिश करते हैं, और आगे अगर NRC लागू होता है तो ऐसे वक्त में किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उसके बारे में भी हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे क्या NRC लगेगा या नहीं लगेगा। तो NRC पे जाने से पहले हम लोग NPR पे चले जाते हैं। NPR क्या होता है? जो जनगणना होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं NPR, यानी कि इंग्लिश में जो पूरा फुल फॉर्म इसका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, यानी नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर्ड है, जो जनगणना के बाद जो भी दर्ज किए जाते हैं उसी को बोला जाता है NPR। तो NPR में ये देखा जाता है कि भारत में कितने शहरी रहते हैं, उनका कामकाज क्या है, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है या जो स्कीम्स है फलाह व बहबूद के लिए, अवाम के लिए, उस पर काम किया जा सके या स्कीम्स निकाला जा सके। तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पता चलता होगा कि भारत में जो गरीबी का रेशो कितना है वो कहाँ से मिलता है आपको? ये NPR के ही जरिए मिल जाता है, जनगणना के ही जरिए मिलता है। भारत के अंदर कितने लोग बेरोज़गार है, कहीं ना कहीं से उसका डेटा भी यहीं से मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं NRC, जो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। NRC के लिए देखो, NRC का जो फुल फॉर्म है इसका मतलब होता है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स। भारत के वो शहरी जो हिंदुस्तान के हैं, ये कैसा पता चलेगा भारत के शहरी है या बाहरी है? बाहरी से मतलब वो है जो घुसपैठिया, ये कैसे पता चलेगा? तो वही है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। ये आसाम में इससे पहले लग चुका है। आसाम में लगने की कई और भी वजूहात थे, क्योंकि 1971 में जब जंग हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से हटकर एक नया देश बना था, उसकी वजह से बांग्लादेशी कितने भागकर हिंदुस्तान की तरफ आए और यहाँ पर रहने लगे। तो उसी को जांचने के लिए, परखने के लिए, चेक करने के लिए NRC वगैरह वहाँ पर लाया गया। कहाँ पे? बांग्लादेश के। अब बात करते हैं कि भाई भारत में अगर NRC लगेगा या नहीं लगेगा और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसी पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ऑफिशियल साइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे एक पूरा का पूरा ऑफिशियल जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जो भी डाउट थे शहरियों के
उन डाउट को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे उसके ऊपर, जो नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी के ऊपर जो कॉमन क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस किया गया, उसका आंसर दिया गया। इस एनआरसी पार्ट ऑफ सीए, तो एनआरसी सीए का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उसको जोड़ दिया जाएगा तो कुछ मसले हो सकते हैं। अब देखो, डू इंडियन मुस्लिम नीड टू वरी अबाउट सीए एनआरसी? जैसा मैंने बताया था कि सीए के बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, मगर एनआरसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। विल एनआरसी बी पीपल ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन? तो पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं बल्कि एक सबको लागू होगा। क्या बोला जा रहा है? एनआरसी हैज नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन एट ऑल, एनआरसी इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि एनआरसी क्या है, सभी लोगों के लिए है, यानी एनआरसी लगने वाला है, ये क्लियर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं रहता तो यहाँ पे क्लियर बोल देता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे लगने वाला भी नहीं है। लगने वाला इसलिए इस तरह की बातें हो रही है कि नो, एनआरसी हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, यानी किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। एनआरसी इज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी शहरियों के लिए है, क्लियर बोल दिया, इसका मतलब एनआरसी लगने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं। विल पीपल बी एक्सक्लूडेड इन एनआरसी ऑन रिलीजन ग्राउंड? तो ये तो कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय कंडक्टिंग एनआरसी विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट प्रूफ्स ऑफ बीइंग इंडियन? क्या भारत का शहरी होने का प्रूफ दिया जाएगा, इसका सवाल है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द नेशनल लेवल नो अनाउंसमेंट हैज बीन मेड टू बिगिन एनआरसी प्रोसेस। क्या बोला जा रहा है? एनआरसी प्रोसेस शुरू करने के लिए किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड इट डज नॉट मीन दैट एनी विल बी आस्क्ड फॉर प्रूफ ऑफ बीइंग इंडियन। आगे क्या बोल रहा है? अगर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है, इसका मतलब ये लागू होने वाला है, तभी बोल रहा है ना, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, है ना। अगर लागू नहीं होता तो इस बात का जिक्र ही नहीं किया जाता है, सीधा बोल देते कि भाई नहीं लागू होने वाला, बात खत्म। लेकिन होगा तो ही बोला जा रहा है। अगर ये लागू होता है तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि आप भारत के शहरी हो या नहीं हो। एनआरसी ए मेयरली नॉर्मल प्रोसेस टू रजिस्टर योर नेम इन द सिटीजन रजिस्टर्ड। सिटीजन रजिस्टर्ड जो है उसके अंदर आपका नाम दर्ज करने का एक प्रोसेस है, ये बोला जा रहा है एनआरसी। आगे क्या बोला जा रहा है? जस्ट लाइक वी प्रेजेंट आवर आइडेंटिटी कार्ड्स एनी अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्टरिंग नेम्स इन द वोटर लिस्ट और गेटिंग आधार कार्ड मेड, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स शेल नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एनआरसी। ये बोलने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से आप इलेक्शन कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड बनाते हो, उसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ भी उसी तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, मगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया कि ये जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मेंशन तो नहीं किया गया। फिर आगे वाले पॉइंट में जो क्वेश्चन आया है, हाउ इज सिटीजन डिसाइडेड विल इट बी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट? किस तरह से पता चलेगा, किस तरह सिटीजनशिप को डिसाइड किया जाएगा, उसके बारे में बोला जा रहा सवाल। तो कुछ जो एक्ट है 1955 का जो एक्ट है सिटीजनशिप दिए जाने का, और जो 2009 का सिटीजनशिप का रूल है उसके हिसाब से अगर बात करें तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये जो पहला वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे बार बार आपको जिक्र मिलता होगा। कई सारे वीडियो होंगे जो आप देखते होंगे कि 1950 से लेके 1987 तक आप जिन लोग पैदा हुए तो उनको सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है। 1987 से लेकर जो होता है 2003 या 4 तक का जो है, उस वक्त के बीच में पैदा हुए तो उनको अपने वालिद या वालिदा का किसी एक का प्रूफ दिखाना पड़ता है, और साथ में अपना प्रूफ बताना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट का। ये जो चीज़ें निकल के आती है वो कहाँ से आता है? सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये जो रूल है, ये जो एक्ट है उसके हिसाब से आता है। ठीक है, विल आई हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स टू प्रूव माई इंडियन सिटीजनशिप? क्या मुझे अपने पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है? ये देखो सवाल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर बर्थ सच अ डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाने की ज़रूरत है, अगर आप ये दिखा देते हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है? इफ़ यू डू नॉट हैव द डिटेल्स ऑफ योर बर्थ देन यू विल हैव टू प्रोवाइड द सेम डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट्स। जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पेरेंट्स की दिखाने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे बोला, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पेरेंट्स की दिखाने की ज़रूरत है। बट देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपल्सन टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स बाय पेरेंट्स। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। यानी कोई अगर एनआरसी के लिए आया भी है ना, उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि भाई सबमिट करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं? सिटीजनशिप कैन बी प्रूव्ड बाय सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हाउएवर द डिसीजन इज टू बी टेकन सच एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स।
दिस इज लाइकली इंक्लूड वोटर कार्ड्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इंश्योरेंस पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखो आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कहीं से कि किन डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी। देखो गवर्नमेंट के जो फैसले होंगे वो गवर्नमेंट को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि हम जो पैदा हुए 1990 के बाद उनके पास कहीं ना कहीं से बर्थ का सर्टिफिकेट है, पर उसमें भी कई ऐसे तबके हैं जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। और 1985 से पहले चले जाओ, जो 1980 के लोग हैं, 1970 के लोग हैं जिनका पैदाइश था, तो उमूमन जो गांव वगैरह में पैदा होने वाले लोग हैं, जो आज भी गांव में पैदा होते हैं किसी दाया के जरिए, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। अपना जो रजिस्ट्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो लोग नहीं बनाते हैं। और गवर्नमेंट की जो दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात होती है, वहाँ पर भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इससे पहले नहीं उतना लगता था। इसकी वजह से लोग बनाते भी नहीं थे, और जाहिर सी बात है जब बाद में बनाने जाओ तो जल्दी बनता भी नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस की वजह से ज़्यादातर लोगों के पास आज बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनाना काफ़ी मुश्किल है। ये बात हम सभी को मालूम है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये बात करते हैं, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अभी क्या डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर इन लोग ने फैसला नहीं किया। जब भी एंड जाएगा तो उस वक्त कई चीज़ें और भी फैसला किया जाएगा, जहाँ पे हो सकता है स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा। इसके अलावा जो स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, लिविंग के अलावा जो सर्टिफिकेट है, यानी आपके वालिद ने अगर 10 पास किया 1980 में, 1970 में, उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड होगा। तो कहीं ना कहीं से आपका हिंदुस्तानी शहरी होने का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा वो प्रूफ कर जाएगा, या आपका 7/12 होता है या ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स है वो साबित हो जाएगा। याद रखिए एनआरसी जो है बाकी इंडिया का, वो जो है आसाम से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं। आसाम के लिए अलग रूल है क्योंकि वहाँ के मसाइल अलग थे, भारत के बाकी इलाकों का मसला अलग है, इसलिए वहाँ के रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। इस बात को आप समझ के चलिए। तो ये बेसिक ये था कि भाई अगर आगे एनआरसी लागू भी होगा तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गवर्नमेंट और भी उसके अंदर क्या देगी, रिलैक्सेशन देगी। इसके लिए देखो अगर वो रिलैक्सेशन नहीं भी देती तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि ये बात सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि ग्रामीण इलाकों में लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगी। और जब ये चीज़ें होंगी तो उनको बहुत सारी सहूलियात देना पड़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और भी, इसको भी पढ़ लीजिए। व्हाट इफ अ पर्सन इज इलिटरेट डज नॉट हैव अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो ग्रामीण का बंदा है उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पे क्लियर बोला, इन दिस केस जो अथॉरिटीज है विल अलाउ द पर्सन टू ब्रिंग अ विटनेस आल्सो अदर एविडेंस एंड कम्युनिटी वेरिफिकेशन इट इज, यानी कि उसको विटनेस लाना पड़ेगा, यानी एक गवाह जो उसको पेश करना पड़ेगा। कोई ऐसा मामला है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो मुअज़्ज़ज़ शहर के इलाके के जो लोग हैं, यानी वो कॉर्पोरेटर हो सकता है, सरपंच हो सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा, तो आसानी से उसका हो जाएगा, यानी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। फिर आगे ये है सवाल कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु डू नॉट हैव अ होम्स, आर पुअर, आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जिसका घर जल गया है, जो पुअर है, और क्या बोला जा रहा है, जिनके पास घर नहीं है, लगातार भाड़े के घर पे रहते हैं, ये सारे बहुत सारे मसाइल है जिसको हम जानते हैं। कहीं बाढ़ आ गया है, बाढ़ में भी कई लोग इधर से उधर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स खो जाता है, तो कई वजूहात है जहाँ पे उसको लेकर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। ऐसा नहीं कि बस इनके हवाई उठाए रख दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ऐसा पॉसिबल कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पूरे देश के अंदर क्योस हो जाएगा, पूरा अफरा तफरी मच जाएगा, तो कहीं से भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और आसाम के अंदर वो मैटर भी करता था, फिर भी करने के बाद वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉब्लम्स हुए हैं, इस बात को गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझती है। तो पूरे भारत में गवर्नमेंट नहीं करने वाली, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस आपके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप तैयार करके रखिए, चाहे क्योंकि गवर्नमेंट के बाकी स्कीम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी सहूलत हासिल करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों का एक स्कॉलरशिप होता है, वहाँ पे भी आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें बेसिक जो अपने बच्चों को आपको बना के रखना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट का फ़ायदा हो या स्कीमों का जो फ़ायदा हो उससे आप बचे रह जाए, या अपने बच्चों को उनका फ़ायदा ना मिले। मैं यही कहूँगा कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बना के रखिए, ताकि सभी लोगों का उसका फ़ायदा मिले, आपको मिले, आपके घर वालों को मिले।